हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का हमारे इस नर्सिंग गर्ल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग मिडवाइफरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोग को एएनएम, जीएनएम या फिर अदर नर्सिंग के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें, तो आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एबनॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज, असामान्य प्रसव कहलाता है। असामान्य प्रसव क्या कहलाता है, इसमें दिया गया है। तो जो लेबर होता है, लेबर ये दो टाइप का होता है। एक नॉर्मल लेबर होता है, एक एबनॉर्मल लेबर होता है। एबनॉर्मल लेबर, जो नॉर्मल लेबर होता है उसको बोलते हैं यूटोसिया, और एबनॉर्मल लेबर जो होता है उसको बोलते हैं डिस्टोसिया। तो यहाँ पे पूछा गया एबनॉर्मल लेबर, तो एबनॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, डिस्टोसिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टोसिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नाउन एज, जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है। जो जन्म देने की प्रक्रिया जो कहलाती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया गया यूटोसिया, डिस्टोसिया, ग्रेविडा, पार्टुरेशन। तो जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्टुरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज प्राइमरी ग्रेविडा इज अप्रोक्सीमेटली, प्रसव के पहले चरण की अवधि प्राइमरी ग्रेविडा में लगभग होती है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन, फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन पूछा गया है प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब वह महिला जो मतलब पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो उसे प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। उसका फर्स्ट स्टेज में जो लेबर की ड्यूरेशन होता है वह कितना होता है। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 10 से 12 आवर्स, बी में दिया है 6 से 8 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो जो फर्स्ट स्टेज में जो होता है, फर्स्ट स्टेज में ड्यूरेशन जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा में वह कितना होता है, ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 12 आवर्स। जो प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन होता है लेबर का, वह 10 से 12 आवर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज मल्टी ग्रेविडा इज अबाउट, और यहाँ पे पूछा गया मल्टी ग्रेविडा में प्रसव के पहले चरण की अवधि लगभग होती है। वह उस इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे पूछा गया था प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज लेवल का ड्यूरेशन पूछा गया था। यहाँ पे मल्टी ग्रेविडा मतलब जो दो या दो से अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव करी हो उसे मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। यहाँ पे मल्टी ग्रेविडा में प्रसव के पहले चरण की अवधि पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया 10 से 12 आवर्स, 6 से 8 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा में प्रसव के दूसरे चरण की अवधि लगभग होती है। यहाँ पे सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन पूछा गया प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करी हो, जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करी हो। तो ऑप्शन में दिया है 10 से 12 आवर्स, 6 से 8 आवर्स, 1 से 2 आवर्स, 15 से 30 मिनट। यहाँ पे सेकेंड स्टेज में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 2 आवर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो नॉन एज सर्वाइकल स्टेज, प्रसव की किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है। प्रसव की किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जो सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं वह प्रसव की फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज को एक्सपल्सन स्टेज भी कहा जाता है। एक्सपल्सिव, इसमें बेबी जो होता है एक्सपेल आउट होता है, इसलिए इसे एक्सपल्सन स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे थर्ड स्टेज जो है इसे प्लासेंटल स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा
प्लेसेंटा इसमें बाहर निकलता है तीसरी अवस्था में। और फोर्थ स्टेज जो है इसमें माँ और बेबी को जो ये वाइटल साइन वगैरह असेसमेंट किया जाता है, इसलिए रिकवरी स्टेज के नाम से जाना जाता है, रिकवरी स्टेज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग 5 से 8 डेज आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। प्रसव के बाद 5 से 8 दिनों के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है? 5 से 8 दिनों के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद की जो अवस्था होती है, डिलीवरी के बाद की जो अवस्था होती है उसे प्यूरपेरियम बोलते हैं, जो यह 6 सप्ताह से लेकर 42 दिन तक का होता है, सूतिकावस्था। और डिलीवरी के बाद जो होता है 2 सप्ताह या 14 दिन तक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें इसका कलर चेंज होते रहता है, जिसको जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको लोचिया बोलते हैं। और लोचिया 3 टाइप का होता है, लोचिया रूब्रा, लोचिया सेरोसा और लोचिया अल्वा। तो लोचिया रूब्रा जो होता है इसमें जो यह 1 से 4 दिनों के बीच जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको लोचिया रूब्रा बोलते हैं। 1 से 4 दिन के बीच जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको लोचिया रूब्रा बोलते हैं। और लोचिया सेरोसा इसमें जो होता है 5 से 8 या फिर 9 या फिर 10 दिन के बीच जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको लोचिया सेरोसा बोलते हैं। और लोचिया अल्वा जो होता है यह 10 से 14 दिन के बीच जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको लोचिया अल्वा बोलते हैं। और रूब्रा का कलर जो होता है रेड होता है। तो यहाँ पे पूछा गया 5 से 8 दिनों के बीच वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 से 8 दिनों के बीच हो जाएगा लोचिया सेरोसा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग 10 से 14 डेज आफ्टर डिलीवरी नाउन एज। प्रसव के 10 से 14 दिनों के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है लोचिया रूब्रा, लोचिया एलोबा, लोचिया सेरोसा। तो अभी हम जस्ट इसके बारे में बताए थे, लोचिया के बारे में, लोचिया रूब्रा, सेरोसा और अल्वा। जो लोचिया रूब्रा जो होता है 1 से 4 दिन के बीच होता है, 1 से 4 दिन के बीच होता है। लोचिया सेरोसा जो होता है 5 से 8 या 9 या फिर 10 दिन के बीच होता है। और लोचिया अल्वा जो होता है वह 10 से 14 दिन के बीच होता है। यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में पूछा गया 10 से 14 दिनों के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? लोचिया अल्वा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सेप्ट। मादा जनन अंग निम्नलिखित है सिवाय। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा गया, एक इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, वह क्या है? ऑप्शन में दिया है सर्विक्स, क्लाइटोरिस, प्रोस्टेट, ओवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्टेट जो होता है मेल में पाया जाता है, प्रोस्टेट मादा जनन अंग नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ फीटस फ्रॉम इट्स मदर व्हेन इट इज नॉट capable to service इंडिपेंडेंटली इन नाउन एज। एम्ब्रियो और भ्रूण का उसकी माँ से निष्कासन जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया है डिलीवरी, एबॉर्शन, लेबर, सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे पूछा गया है एम्ब्रियो और भ्रूण का उसकी माँ से निष्कासन जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है के रूप में, जहाँ वह जीवित रहने के रूप में सक्षम नहीं है, तो उसको जो बोलते हैं एबॉर्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबॉर्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एबॉर्शन विथ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस इज नाउन एज। गर्भाशय के संक्रमण की नैदानिक विशेषताओं वाला गर्भपात कहलाता है। यानी इन्फेक्शन के द्वारा जो एबॉर्शन होता है, एबॉर्शन मतलब इन्फेक्शन होने के बाद जो एबॉर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया है थ्रेटेन एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। तो जो इन्फेक्शन ऑफ
इन्फेक्शन के बाद जो यूट्रस में एबॉर्शन होता है उसको बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टाइप ऑफ एबॉर्शन आल्सो नाउन एज साइलेंट मिसकैरेज। गर्भपात का प्रकार जिसे मौन गर्भपात भी कहा जाता है। मौन गर्भपात मतलब बेबी जो होता है यूट्रस में ही, उस यूट्रस में डेथ हो जाता है, उसके बाद भी 1 सप्ताह तक बेबी यूट्रस में ही रहता है, उसे साइलेंट मिसकैरेज कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन। तो जो साइलेंट मिसकैरेज कहते हैं ये वो कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्ड एबॉर्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसीजर विच इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ एबॉर्शन इज। गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया है डायलिटेशन एंड इवाक्यूलेशन, एलएससी मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप डिलीवरी, इपिजोटोमी। तो यहाँ पे पूछा गया है जनरली जो होता है गर्भपात के मामले में किस प्रक्रिया प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है डी एंड ई किया जाता है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिटेशन एंड इवैक्यूलेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। वह स्थानिक गर्भावस्था का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन में दिया है ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल, सर्वाइकल। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है जिसमें जो होता है यूट्रस को छोड़कर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वह यूट्रस को छोड़कर और अन्य ऑर्गन में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिससे बेबी वहाँ पे ग्रो करने में दिक्कत हो जाता है। बेबी अच्छे से ग्रो कर नहीं पाता, वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता है, उसे ही इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो यहाँ पे पूछा गया है कॉमनेस्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है कॉमनेस्ट या जो फेलोपियन ट्यूब में यह देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूब में यानी फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है कॉमनेस्ट टाइप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड्स। वो स्थानिक गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार कारक में शामिल है। ऑप्शन में दिया है PID, फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच ए कॉपर टी जैसे गर्भ निरोधक विधि का फेल होना, ट्यूबल रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, ट्यूबल पुनर्निर्माण सर्जरी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार जो कारक होता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है कॉपर टी, यदि महिला कॉपर टी लगवाई है तो उस कारण भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। और महिला में ट्यूबल पुनर्निर्माण सर्जरी या फिर सर्जरी किया गया हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज। बहुगर्भावस्था से जुड़ी मातृ जटिलता है। ऑप्शन में दिया है एपीएच मतलब एंटीपार्टम हेमरेज। बी में दिया है माल प्रेजेंटेशन, सी में दिया है हाइड्रोमिनोस, डी में दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वह एपीएच, भी माल प्रेजेंटेशन, हाइड्रोमिनस, ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 200 ml एट टर्म इज नॉन। प्रेगनेंसी के समय यानी गर्भावस्था की एक स्थिति जिसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम होती है कहलाती है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो मात्रा होता है 200 ml से कम हो जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया है ओलिगोहाइड्रोमिनाज, पॉलीहाइड्रोमिनाज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एमनियोटिक फ्लूइड का 200 ml से कम हो जाना कहलाता है ओलिगोहाइड्रोमिनाज, और 2000 ml से अधिक हो जाना कहलाएगा क्या कहलाएगा,
तो 2000 ml से अधिक हो जाना कहलाएगा पॉलीहाइड्रोमिनास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इंक्लूड्स। प्लासेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल है। प्लासेंटा प्रीविया क्या है? प्लासेंटा प्रीविया जो होता है जिसमें नॉर्मल जो होता है, जो ये प्लासेंटा होता है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, लेकिन जो प्लासेंटा प्रीविया की स्थिति होती है उसमें जो यूट्रस होता है वह लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है, उसे ही प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो प्लासेंटा प्रीविया का निश्चित उपचार पूछा गया, उसमें शामिल है। तो यहाँ पे दिया गया बेड रेस्ट, सप्लीमेंट्री हेपेटिनिक्स, ऑप्शन में सी में दिया गया यूज ऑफ टोकोलाइटिक्स, ऑप्शन डी में दिया गया सिजेरियन सेक्शन। तो प्लासेंटा प्रीविया का निश्चित उपचार में क्या शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्रूप्सियो प्लासेंटा इज। इटियोलॉजिकल कारक एब्रूप्सियो प्लासेंटा के लिए जिम्मेदार है। एब्रूप्सियो प्लासेंटा क्या है? जिसमें कि बेबी के जन्म से पहले ही प्लासेंटा का सेपरेशन हो जाना, प्लेसेंटा का अलग हो जाना ही एब्रूप्सियो प्लेसेंटा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? इटियोलॉजिकल कारक एब्रूप्सियो प्लेसेंटा के लिए जिम्मेदार। इसका कारक इंक्रीज्ड बीपी, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, सिक प्लासेंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था का सबसे आम रुधिर संबंधी विकार है। ऑप्शन में दिया गया एनीमिया, थैलेसीमिया, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, कार्डियक फेलर। तो कॉमनेस्ट जो होता है रुधिर संबंधी विकार होता है प्रेगनेंसी में खासकर, तो वह ज़्यादातर देखने को मिलता है एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।